हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। जो हिक्स थे उन्होंने ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल पे थ्योरीज दी थी। वो क्या थी, लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, वो मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल की बाकी सारी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि J.R. हिक्स in his book A Contribution to the Theory of the Trade Cycle builds his theory of business cycle around the principle of multiplier and accelerator interaction। इनकी पूरी की पूरी थ्योरी जो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी उसके अंदर जो इनकी पूरी की पूरी थ्योरी है वो एक्सेलेटर और जो मल्टीप्लायर है उनके इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि ड्यू टू एक्सेलेटर और मल्टीप्लायर ही ट्रेड साइकिल्स आते हैं। To him, the theory of acceleration and the theory of multiplier are the two sides of the theory of fluctuations। तो उनका ये मानना था कि फ्लक्चुएशंस की जो थ्योरी है इसकी जो दो साइड्स हैं वो एक तो मल्टीप्लायर है और दूसरी एक्सेलेटर है, मतलब इन्हीं की वजह से ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स आते हैं। अनलाइक सैमुअल्सन्स मॉडल, it is concerned with the problem of growth of a moving equilibrium। सिंपल वर्ड्स में जो सैमुअल्सन थे उन्होंने अपने मॉडल को ऐसे ऐसे दिखाया है, ठीक है, मगर इन्होंने बताया कि इकॉनमी ग्रोथ ही रहती है और मूविंग इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है। और किस हिसाब से होता है वो मैं आपके साथ नीचे डायग्राम के साथ डिस्कस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद जैसा कि आपको पता है कि एजम्पशंस ही लिखनी होती हैं। द हिक्सियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो पहली एजम्पशन आ जाती है, हिक्स एज्यूम्स अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी इन विच ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन अ मूविंग इक्विलिब्रियम। वो ये मानते थे कि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती रहती है कांस्टेंट रेट पे, और जो एक सिस्टम है या पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो मूविंग इक्विलिब्रियम पे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट्स आर डिस्टर्ब्ड ओवर टाइम इन सच अ वे दैट द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पाथ लीड्स टू लैग्ड मूवमेंट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएंगे, इक्विलिब्रियम के नीचे जाएंगे, मगर ये जो मूवमेंट होगी ये लैग्ड होगी। लैग्ड कैसे होगी वो मैं नीचे बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। नेक्स्ट, हिक्स एज्यूम्स कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर। उन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर की वैल्यू को कांस्टेंट एज्यूम किया है, बाद में इसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे कि कांस्टेंट नहीं होती। द इकोनॉमी कैन नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। उनका ये मानना था फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जो है इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती। द फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग एक्ट्स एज अ डायरेक्ट रिस्ट्रेंट ऑन द अपवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। कि वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती, ये एक डायरेक्ट रिस्ट्रेंट होगा। जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती, उसके बाद ही नीचे घूम के आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, द वर्किंग ऑफ द एक्सेलेटर इन द डाउन स्विंग प्रोवाइड्स एन indirect restraint on the downward movement of the economy। जो वर्किंग ऑफ एक्सेलेटर होगा, एक्सेलेटर जो है डाउनवर्ड रिस्ट्रेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो अपवर्ड है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। द रेट ऑफ डिक्रीज इन एक्सेलेटर इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द डाउन स्विंग। तो जब भी एक्सेलेटर का जो रेट होगा वो लिमिट हो जाएगा किससे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। तो ये जो चीज़ें हैं ये डाउन स्विंग को लिमिट करेंगी। कैसे करेंगी वो नीचे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। The relation between the multiplier and accelerator is treated in a lagged manner since consumption and induced investment are assumed to operate with a time lag। तो सिंपल वर्ड्स में जो एक्सेलेटर और मल्टीप्लायर का जो रिलेशन होगा वो लैग्ड मैनर में चलेगा, जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्योंकि कंजम्पशन और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन होता है वो भी टाइम लैग के हिसाब से चलता है। लैग होता है उसमें कुछ ना कुछ, ये नहीं कि अचानक से आपने कंजम्पशन बढ़ा दी मार्केट में और रातों रात ही मशीनें आ गई, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट एजम्पशन है, इट इज़ एज्यूम्ड that the average capital output ratio, that is small v, is greater than unity and that the gross investment does not fall below zero। तो gross investment जीरो से कभी नीचे नहीं हो सकती और जो average capital output ratio है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। Thus the cycles are inherently explosive but are contained by ceiling and floors of the economy। तो ये जो साइकिल्स हैं ये इनहेरेंटली आती तो रहेंगी मगर ये सीलिंग और फ्लोर से लिमिटेड रहेंगी। कैसे रहेंगी वो मैं अब आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, बट इस थ्योरी को समझने के लिए 2-3 टॉपिक जो है इंग्रेडिएंट्स हैं या टॉपिक्स कह लो वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थ्योरी, थ्योरी के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स आर वारंटेड ग्रोथ रेट,
कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड मल्टीप्लायर एक्सेलेरेटर रिलेशनशिप। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच विल सस्टेन इटसेल्फ। ये वो रेट है जो अपने आप को सस्टेन करेगा। इट इज़ कंसिस्टेंट विथ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम। जब भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं उसके साथ ही कंसिस्टेंट रहता है। द इकोनॉमी इज सेड टू बी growing at a warranted rate when the real investment and real savings are taking place at the same rate। मतलब जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेम रेट से इंक्रीज किया जा रहा है, दोनों सेम रेट से बढ़ के इक्विलिब्रियम में रहें। तो अकॉर्डिंग टू हिक्स इट इज़ मल्टीप्लायर एक्सेलेरेटर interaction which weaves the path of economic fluctuations around the warranted growth rate। warranted growth rate के अराउंड अगर हम एक्सेलेरेटर और मल्टीप्लायर के वैल्यूज़ को देखें तो इन्हीं की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब थोड़ा सा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। द कंजम्पशन फंक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ अल्फा वाई टी माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन इन टाइम पीरियड टी, मतलब आज की कंजम्पशन इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस पीरियड। आज की कंजम्पशन पुराने पीरियड पे डिपेंड करती है। जो आज खाओगे वो पुरानी तनख्वाह पे तो डिपेंड करेगा ना, आज की तनख्वाह तो अगले महीने मिलेगी, ठीक है ना। दस consumption lags behind income and the multiplier is treated as a lagged relationship। तो इससे हमें पता लगता है कि कंजम्पशन पुरानी इनकम पे डिपेंड करती है और इसी वजह से जो इनकम लैग्ड बिहाइंड मल्टीप्लाई, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो रिलेशन होगा वो लैग्ड मैनर में लेके चलेंगे, ना कि अभी के अभी काम किया आज ही तनख्वाह मिली और आज ही खा पी लिया, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जो इनकम और प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होती, वो तो करनी है। हेंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। ये इकॉनमी के ग्रोथ के साथ रिलेटेड नहीं होती, ये तो करनी है। और फिर एक और आ जाता है कॉन्सेप्ट इसमें, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड इज डिपेंडेंट ऑन द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। हेंस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी। जितना ग्रोथ रेट बढ़ेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन द हिक्सियन थ्योरी द एक्सेलेरेटर इज बेस्ड on induced investment which along with the multiplier brings about an U-turn। तो एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल जो है नेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे ही एक्सेलेरेटर और मल्टीप्लायर का जो इंटरेक्शन होता है वैसे ही जो इकॉनमी है यू टर्न लेके ऊपर आ जाती है, ठीक है, मतलब रिसेशन से डिप्रेशन जो है रिकवरी के मोड पे चली जाती है। द एक्सेलेरेटर इज डिफाइंड बाय हिक्स एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टू द इंक्रीज इन इनकम। तो उन्होंने हिक्स ने यही बताया था कि एक्सेलेरेटर क्या है, रेशो है किसके बीच में, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इनकम या इंड्यूस्ड आउटपुट, इसके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो गिवन द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर इट इज द लेवरेज इफेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अब अगर एक्सेलेरेटर और मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट मान रही हैं इस थ्योरी में, तो जो लेवरेज इफेक्ट होगा उसी की वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आएंगी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम वगैरह से। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिक्सियन थ्योरी, तो आप ऐसे ही हेडिंग बनाएंगे और पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। हिक्स एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फिगर। तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है। लाइन ए shows the path of autonomous investment growing at a constant rate। ये जो लाइन है ए ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिखा रही है और ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। ई ये जो ये वाली लाइन है ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विच डिपेंड्स ऑन ए। तो ये जो ई है कर्व ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, ए एंड इज डिड्यूस्ड फ्रॉम इट बाय एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लायर एक्सेलेरेटर इंट्रैक्शन टू इट। तो सिंपल वर्ड्स में मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर का इंट्रैक्शन होता है और ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा ये जो इक्विलिब्रियम लाइन है इसको असर डालती है, ओवरऑल मूवमेंट को ही असर डालती है। Line FF is the full employment ceiling level above the equilibrium path EE and is growing at a constant rate of autonomous investment। तो जैसे जैसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उसी रेट पे ये जो FF लाइन है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ये बढ़ रही है और ये सीलिंग देती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट रेट साइकिल यही अटेन कर सकता है, उसके बाद रेट साइकिल्स की डाउनवर्ड स्विंग शुरू हो जाएगी। LL इज द लोअर इक्विलिब्रियम पाथ ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट्स द फ्लोर और स्लम इक्विलिब्रियम लाइन। ये जो एल है ये जो लो लेवल है, ये जो फ्लोर लेवल है ट्रेड साइकिल का या बिजनेस साइकिल का उसको शो करती है और ये दिखाती है कि इससे नीचे इन्वेस्टमेंट्स नहीं जाएंगी, इससे नीचे इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, इससे नीचे ट्रेड साइकिल मूव नहीं करेगी। हिक्स बिगिंस फ्रॉम अ साइकिल लेस
point, cycle has situation P0 on the equilibrium path EE when an increase in the rate of autonomous investment leads to an अपवर्ड मूवमेंट इन द इनकम। तो हिक्स शुरू करते हैं P0 से, तो P0 से जैसे ही ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ट्रेड साइकिल एक अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है, ठीक है, ये चीज़ बताइए। एज अ रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड इनकम प्रोपेल्ड बाय द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर मूव्स द इकोनॉमी ऑन द अपवर्ड एक्सपेंशन पाथ फ्रॉम P0 टू P1। तो जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये जो पाथ है, ग्रोथ का पाथ है, एक्सेलेटर और मल्टीप्लायर की वजह से ये आउटपुट बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये यहाँ पे टच कर जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है। तो ये चली जाएगी P0 से P1 पे, जैसा मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू हिक्स दिस अपस्विंग phase relates to the standard cycle which will lead to an explosive situation because of the given values of accelerator and multiplier। ये जो accelerator और multiplier की values given है उनकी वजह से ये explosive path पे चला जाएगा। explosive मतलब ये boom period type situation हो जाएगी हमारी, ठीक है। मैंने ऊपर और नीचे सेम डायग्राम बनाया है ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। But this does not happen because of the upper limit or ceiling set by the full employment level FF। अब इससे भी ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये जो सीलिंग लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट का FF, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इससे ज़्यादा तो क्या ही ट्रेड साइकिल बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसको लिमिट मिल जाएगी, इससे ज़्यादा ये नहीं जा पाएगी। सर्टेन बॉटलनेक्स ऑफ सप्लाई emerge which prevent output from reaching the peak and instead encounter the ceiling at point P1। तो P1 पे ही सीलिंग लग जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो सकती है। When the economy hits the full employment ceiling at P1 it will creep along the ceiling for a period time to P2 and downward swing will नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। सिंपल वर्ड्स में जैसे ही ये सीलिंग पे टच करेगी P1 पे, P0 से P1 पे आई, ऐसा नहीं होगा कि P1 से ही गिर जाएगी, ये थोड़ी देर चलेगी क्योंकि टाइम लैग है। तो ये कैसे करेगी, ये जैसे जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन है उसके साथ थोड़ा लंबा खींचेगी। द इकॉनमी विल मूव अलोंग द सीलिंग फ्रॉम P1 टू P2। तो P1 से P2 पे सीलिंग पे मूव करेगी जो भी टाइम पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट लैग का। द ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट लैग, जितना ग्रेटर होगा इन्वेस्टमेंट लैग, मोर द इकॉनमी विल मूव अलोंग द सीलिंग पाथ। तो जितना टाइम लैग ज़्यादा होगा उतना ही ये जो सीलिंग के साथ लंबा खींचेगी, ठीक है, उतना ही ये जो P1 और P2 के बीच में गैप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सिंस income at this level is decreasing relatively to previous stages of trade cycle या cycle, there is decreased amount of investment। क्योंकि लोगों की इनकम्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी या उतने लेवल पे नहीं आएगी जितने लेवल पे पहले चल रही थी, तो इनकम डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी रिलेटिवली, ठीक है, इस फेज़ में। तो इन्वेस्टमेंट भी गिरनी शुरू हो जाएगी। दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इनसफिशेंट to keep the economy at the ceiling level and then the downturn starts। तो जैसे ही इकोनॉमी में सीलिंग लेवल टच कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट इनसफिशेंट हो जाएगी क्योंकि लोगों की इनकम उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, तो वैसे ही P2 के बाद ये इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ट्रेड साइकिल डाउनवर्ड टर्न ले लेगा। ड्यूरिंग द डाउन स्विंग द एक्सेलेटर एंड मल्टीप्लायर एक्सेलेटर मैकेनिज्म सेट्स इन रिवर्स। ये उल्टा चलने लग जाएगा क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो इनकम भी गिर जाएगी, इनकम गिरेगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो जो नई मशीनें हैं वो भी खरीदनी बंद हो जाएंगी। फॉलिंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस इनकम, रिड्यूस्ड इनकम रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। फॉलिंग इनकम गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इनकम गिरेगी तो जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो फर्दर जो नई मशीनें हैं वो भी कम आएंगी एंड सो ऑन प्रोग्रेसिवली। तो यही चलता रहेगा, इनकम गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में जब इनकम गिरती है तो डिमांड कम करोगे गुड्स की, तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी फर्दर गिर जाएगी, नई मशीनें लगाना बंद कर देगा जो प्रोड्यूसर है। इफ़ द एक्सेलेटर वर्कड कंटिन्यूसली आउटपुट वुड प्लंज डाउन बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल EE। अगर ये चीज़ लगातार चलती रहेगी तो ये जो आउटपुट है, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है EE का, इससे भी नीचे प्लंज कर जाएगी। समझ के बाद उसके बाद द फॉल इन आउटपुट इन दिस केस माइट बी स्टीप 1। तो इस केस में जो आउटपुट है वो काफ़ी तेज़ी से भी गिर सकती है, ठीक है, तेज़ी से गिर सकती है। ये जो है Q1 से सीधा Q पे भी आ सकती है, ठीक है, एज शोन बाय P2 P3 Q। तो क्या पता ये जो P2 P3 Q यहाँ पे सीधा ठाएँ करके इकॉनमी गिर जाए, एकदम से जो स्टीप फॉल आ जाता है वो आ जाए, ठीक है। बट इन द डाउन स्विंग द एक्सेलेटर डज नॉट वर्क सो स्विफ्टली एज इन द अप स्विंग। तो क्योंकि हमें ये पता है कि जब डाउन स्विंग होता है तो इतना अच्छे से एक्सेलेटर काम नहीं करता
जितना जो है जो ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, जितना ऊपर बढ़ने में इकोनॉमी को खींचता है उतना तेज़ी से जो है डाउन स्विंग में एक्सेलेरेटर का काम नहीं चलता. इफ़ द स्लम्प इज सिवियर, सॉरी मैं रिवर्स बोल गया, इफ़ द स्लम्प इज सिवियर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विल क्विकली फॉल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेटर बिकम जीरो. अगर ये जो स्लम्प आया, इकोनॉमी में गिरावट आई है, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, उस केस में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो जाएगी. लोग कहेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो इस केस में एक्सेलेरेटर जीरो हो जाता है, ठीक है. द रेट ऑफ decrease in investment is limited by the rate of depreciation. कि कितना इन्वेस्टमेंट गिरेगा इसको लिमिट क्रिएट करता है कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या है. Thus the total amount of investment in the economy is equal to autonomous investment minus the constant rate of depreciation. तो इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही होगी कि जितनी भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है माइनस जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है. सिंस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि आपको पता है हमने ये एज्यूम किया कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लगातार होती जा रही है. द फॉल इन आउटपुट इज मच ग्रेजुअल एंड द स्लम्प मच लॉन्गर देन द बूम. जो स्लम्प होगा वो जो बूम पीरियड है उससे ज़्यादा होगा एज इंडिकेटेड बाय Q1 Q2. तो अगर हम देखें जो स्लम्प है वो Q1 Q2 तक जाएगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद एट Q2 द स्लम्प रीचेज द बॉटम. Q2 में देखें तो ये यहाँ पे अगर आप देखें जूम करके तो ये Q1 से Q2 पे आ गया और Q2 पे आते ही ये स्लम्प आ गया. तो ये जो है ये भी Q2 से Q3 पे रेंगेगा जैसे ये P1 P2 पे रेंगा था, ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में ये जो स्लम्प आ गया इकोनॉमी में ये भी अचानक से एकदम से सही नहीं हो जाएगा, ठीक है. एट Q2 द स्लम्प रीचेज द बॉटम और फ्लोर प्रोवाइडेड बाय LL कर्व, LL line. The economy does not turn upward immediately from Q2 but will move along the slump equilibrium line to Q3 because the existence of excess capacity in the economy. इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर डिमांड बढ़ भी रही है तो रातों रात लोग प्रोड्यूसर मशीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास अभी ऐसी मशीनें पड़ी हैं जिन पे वो काम ही नहीं कर रहे थे ड्यू टू स्लम्प. अब उस पर काम करना शुरू करेंगे. फाइनली व्हेन ऑल एक्सेस कैपेसिटी इज एग्जॉस्टेड, जब जितनी भी एक्सेस कैपेसिटी है, मशीनें हैं जो काम में नहीं आ रही थी, उन पे सब पे काम होना शुरू हो गया. Autonomous investment will cause income to rise, which will in turn lead to increase in the induced investment, so that the accelerator is triggered off, which along with the moves बनी नहीं बात, along with the moves नहीं आला था, along with moves, ये सही है, along with moves the economy towards, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ. तो इससे क्या होगा, एक्सेलेरेटर काम करना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी को जो है अपवर्ड मूव में ले जाएगा. कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते दो बार हो जाते हैं या ऐसा हो जाता है, तो मैं उसे डिक्टेट कराते टाइम आपके साथ उसको सही कर देता हूँ. तो अगेन ये सीलिंग पे चला जाएगा. तो सिंपल वर्ड्स में जैसे ही हमने डाउन टर्न टच किया Q2, एकदम से Q2 के बाद एकदम से बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसी मशीनें पड़ी हैं जिन पे काम नहीं चल रहा था फैक्ट्रीज़ में, अब उन पे काम होने लगेगा. और जैसे ही एक्सेस कैपेसिटी जो प्रोड्यूसर्स की थी वो रीच हो गई, अब उनको डिमांड बढ़ी हुई है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए और ज़्यादा मशीन्स चाहिए, तो वो और ख़रीदेंगे, तो नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये काम चलेगा. तो जैसे ही एक्सेलेरेटर जो है एक्सेस कैपेसिटी को यूज़ जो है करके एक्सेस कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा, तभी वो प्रोड्यूसर नई मशीनें खरीदेगा और उसी टाइम पे एक्सेलेरेटर ट्रिगर कर देगा कि अब इकोनॉमी को अपवर्ड टर्न लेना चाहिए या आप ट्रेड साइकिल को अपवर्ड टर्न लेना चाहिए. समझ गई बात. तो इट इज़ इन दिस वे दैट द साइक्लिकल प्रोसेस विल बी रिपीटेड इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में ऐसे ही जो है सारा का सारा चलता रहेगा. अब इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिजम्स हैं. द हिक्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल हैज़ बीन स्वीयरली क्रिटिसाइज्ड बाय ड्यूसनबेरी, स्मिथीज एंड अदर इकोनॉमिस्ट्स. जो इन्होंने किया था, किन ग्राउंड्स पे किया था वो डिस्कस करते हैं. वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज नॉट कांस्टेंट. पूरी थ्योरी मान के चल रही है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. हिक्स मॉडल एज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल लगातार चलती रहती है और मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये तो होता नहीं. दिस इज बेस्ड ऑन द कीनेसियन स्टेबल कंजम्पशन फंक्शन. तो ये जो एजम्पशन है इनकी, ये बेस्ड है किसके ऊपर, कि कीन्स ने स्टेबल कंजम्पशन फंक्शन की बात की थी. बट दिस इज़ नॉट द रियलिस्टिक एजम्पशन एज फ्रीडमैन ने, मैंने आपको फ्रीडमैन की थ्योरी में बताया कि जो
जो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो फ्रीडमैन हैज़ प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस दैट द एमपीसी डज नॉट रिमेन स्टेबल इन रिलेशन टू द सिक्लिकल चेंजेस इन द इनकम। तो जैसे जैसे इनकम चेंज होती रहती है वैसे वैसे एमपीसी भी ऊपर नीचे होता रहता है। एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर चेंजेस विद डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। अलग अलग फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल में जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ना कि कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट फिर से वही अजम्पशन का उल्टा कि वैल्यू ऑफ accelerator not constant. Hicks has also been criticized for assuming a constant value of accelerator during the different phases of trade cycle. उन्होंने ये कहा था कि accelerator की वैल्यू भी constant रहेगी। The constancy of the accelerator presupposes a constant capital output ratio. तो capital output ratio constant रहेगी, उन्होंने presuppose कर दिया, बट ऐसा होता तो है नहीं। These are unrealistic assumptions because the capital output ratio is itself subject to changes due to technological factors and the nature of composition of investment, the gestation period of capital goods, etc etc। मगर ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है और क्या कहते हैं कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, जेस्टेशन पीरियड पे डिपेंड करती है, कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इस तरीके से कांस्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नॉट कंटिन्यूस। ये थ्योरी मान के चलती है कि लगातार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और कंटिन्यूस रेट पे बढ़ती रहेगी। हिक्स एज्यूम्स that autonomous investment continues throughout the different phases of the cycle at a steady pace। लगातार एक स्पीड से बढ़ती रहेगी। This is unrealistic because financial crisis in a slump may reduce the autonomous investment below its normal level। अगर slump आ गया इकोनॉमी में तो लगातार बढ़ती थोड़ी ना रहेगी, गिर भी जाएगी। Further, it is also possible, as pointed by the Schumpeter, that autonomous investment may itself be subject to fluctuations due to technological innovations। तो शुम्पीटर ने जैसा कि बताया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो असरदार होती है, ना कि इस थ्योरी में जैसा चल रहा है कि भाई कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी वैसा चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन चेंजेस इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरी थ्योरी कहती है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है। अनदर वीकनेस ऑफ हिक्सियन मॉडल इज दैट द ग्रोथ इज मेड डिपेंडेंट अपॉन चेंजेस इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से ग्रोथ होगी। इट इज़ अ ब्रस्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पाथ दैट लीड्स टू ग्रोथ। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कांस्टेंट रेट से बढ़ने की वजह से ही ग्रोथ पाथ में जो है थोड़ा ब्रस्ट आता है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है इकॉनमी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथीज द सोर्स ऑफ ग्रोथ शुड लाई विद इन द सिस्टम। विद इन द सिस्टम जो है वो जो सोर्स ऑफ ग्रोथ है वो लाई करनी चाहिए, ना कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे आप डिपेंड कर रहे हो। इन इम्प्यूटिंग ग्रोथ to an unexplained extraneous factor, Hicks has failed to provide a complete explanation of the cycle। अगर उन्होंने ग्रोथ ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे लगा ली और उसको कह दिया ये एक्सटर्नल है, ये जो मॉडल के अंदर नहीं आती, ये तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी, तो ये जो एंडोजीनस फैक्टर ले लिया उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, तो वो चीज़ तो वही मॉडल में समझ नहीं आई कि जब सब कुछ बाहर वाले जो फैक्टर्स है उन्होंने ही करना है तो मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नॉट फिजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिक्स लाइक ड्यूसनबेरी एटसेट्रा point out that Hicks' distinction between autonomous and induced investment is not feasible in practice। तो उन्होंने जो डिफरेंस दिया था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का वो असल ज़िंदगी में जो फिजिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन द शॉर्ट रन एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बिकम्स इंड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन। उनका ये कहना था कि भाई शॉर्ट टर्म में तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है एंड मेजर अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो वो इंड्यूस्ड भी बन जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मे बी ऑटोनोमस एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ इंड्यूस्ड एज इन केस ऑफ मशीनरी। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो आप टोटल पैसा लगा रहे हो उसका कुछ पैसा ऑटोनोमस है, टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट ऑटोनोमस है एंड कुछ पार्ट इंड्यूस्ड है। हेंस दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी इन प्रैक्टिस। तो असल ज़िंदगी में जब पैसा लगा रहे हो तो कौन सा पैसा ऑटोनोमस है और कौन सा पैसा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये भी मतलब एक क्वेश्चनेबल है। ठीक है, बल्कि एक ही इन्वेस्टमेंट में से कुछ पार्ट ऑटोनोमस और कुछ पार्ट इंड्यूस्ड हो सकता है। नेक्स्ट, सीलिंग फेल्स टू एक्सप्लेन एडिक्वेटली द onset of depression. Basically, Hicks has been criticized for his explanation of ceiling
or the upper limit of the cycle. कैसे? According to Dusenberry, the ceiling fails to explain adequately onset of depression. Ceiling ने ये अच्छे तरीके से नहीं बताया कि अब डिप्रेशन आने वाला है या डिप्रेशन आ सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि उसके बाद क्या होगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोर एंड लोअर टर्निंग पॉइंट नॉट कन्विंसिंग. ये जो लोअर पोर्शन जो ट्रेड साइकिल का है उसके बारे में भी कोई कन्विंसिंग जो फैक्ट है वो नहीं बताए हुए. हिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लोर एंड ऑफ द लोअर टर्निंग पॉइंट इज नॉट कन्विंसिंग. ये इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं करते. अकॉर्डिंग टू हिक्स, इट इज़ autonomous investment that brings a gradual movement towards the floor, and it is again increase in autonomous investment at the bottom that leads to lower turning point. तो उन्होंने यही कहा कि जो भी है वही autonomous investment की वजह से ही है, इसके लगातार बढ़ने की वजह से है. Harrod doubts the contention that autonomous investment would be increasing at the bottom of the depression. Harrod जो कहते थे, जिन्होंने Harrod मॉडल दिया था, वो ये कहते थे कि भाई मेरे को तो डाउट है कि भाई जब इकॉनमी डिप्रेशन में चल रही है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फिर भी बढ़ती रहेगी. डिप्रेशन में रिटार्ड रैदर देन एनकरेज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. डिप्रेशन की वजह से जब इकॉनमी में डिप्रेशन आता है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाती है या गिर जाती है, ना कि ये लगातार बढ़ती रहती है. फर्दर, हिक्स कंटेंशन दैट रिवाइवल वुड स्टार्ट with the exhaustion of excess capacity has not been proved by empirical evidence. तो उन्होंने ये उनका ये कहना कि जैसे जैसे आपकी एक्सेस कैपेसिटी प्रोड्यूसर्स की एग्जॉस्ट हो जाएगी तभी नई मशीनें खरीद के इकॉनमी अपवर्ड साइड शुरू हो जाएगी, इस पे भी कोई एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढना मुश्किल है. नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल not independent of output path. Another criticism leveled against Hicks model is that the full employment ceiling, जो इनका full employment ceiling था उसके बारे में, as defined by Hicks, it is independent of the path of output. Full employment जो ceiling है इनका और जो output है उसके बीच में कोई relation नहीं है. But according to Dernberg and McDougall, the full employment level depends on the magnitude of the resources that are available to the country. कितने resources country के लिए available रहेंगे उस पर depend करता है full employment ceiling. The capital stock is one of the resources. तो ये जो सीलिंग है इसका एक रिसोर्स कैपिटल स्टॉक भी है. व्हेन द कैपिटल स्टॉक इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द पीरियड, सीलिंग इज रेज. जैसे ही कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो सीलिंग और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तो बात हो रही है ना, तो वो चीज़ तो इन्होंने बताई ही नहीं. समझ की बात. तो ये थी कुछ क्रिटिसिजम्स जो कि हम इस थ्योरी के लिखेंगे पेपर में. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है. ठीक है. और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.